So going ahead, in the earlier lecture हमने पढ़ा था किसी भी ओल्ड कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कैसे करना है. व्हाट आर द प्रोसीजर टू क्लोज द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी. आगे बढ़ रहे हैं अब हम देख रहे हैं व्हाट विल बी द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी. न्यू कंपनी मतलब जिसने बिजनेस खरीदा है, दैट इज बायर ऑफ अ बिजनेस, उसकी बुक में एंट्री क्या होगी. सो इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी there are two methods. Either amalgamation will be in the nature of purchase or amalgamation will be in the nature of merger. या तो परचेज मेथड होगा या तो मर्जर मेथड होगा. डिफरेंस क्या है परचेज मेथड और मर्जर मेथड में, ये मैं अभी नहीं सिखाऊंगा. फिलहाल अजम्पशन लेते हैं कि अमालगमेशन परचेज मेथड है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी. जब मैं आपको मर्जर मेथड एक्सप्लेन करूंगा तो तुमको डिस्टिंग्विश बता दूंगा कि परचेज और मर्जर का डिस्टिंग्विश क्या है. फिलहाल आज अजम्पशन लेते हैं दैट अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज. सो जर्नल एंट्री में फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड परचेज कंसीडरेशन. हम नई कंपनी की बुक में हैं, नई कंपनी ने बिजनेस खरीदा है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हमने बिजनेस खरीदा है तो बिजनेस हमारे पास आ रहा है. एंट्री विल बी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट. बिजनेस परचेज करके एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हैं. बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट. ये बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट होगा विद परचेज कंसीडरेशन अमाउंट 2. हमने बिजनेस खरीदा है तो हमें पेमेंट करना है. किसे पेमेंट करना है? ओल्ड कंपनी को. अब ओल्ड कंपनी में ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स. इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, पेमेंट किसको करें हम? अगर मैंने किसी एक शेयर होल्डर को पैसा दे दिया और बोलूं कि ये सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, तो वो शेयर होल्डर पैसा लेकर भाग जाएगा. तो यहां पर क्या किया जाता है मालूम है? ओल्ड कंपनी बंद हो रही है और जब कोई कंपनी बंद होती है ना, तो कोर्ट लिक्विडेटर अपॉइंट करती है. कोर्ट क्या अपॉइंट करती है? लिक्विडेटर. लिक्विडेटर इज अ पर्सन हु लिक्विडेट्स द कंपनी, हु टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी. इसे अपॉइंट कौन करता है? कोर्ट अपॉइंट करती है. तो अब न्यू कंपनी पेमेंट शेयर होल्डर को डायरेक्टली नहीं करेगी. न्यू कंपनी लिक्विडेटर को पैसा देगी और लिक्विडेटर शेयर होल्डर को पेमेंट करेगा. और हम किसकी बुक में हैं अभी? न्यू कंपनी. तो न्यू कंपनी पेमेंट किसको करने वाला है? लिक्विडेटर को. तो लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी. ना बिजनेस टेक ओवर किया. बिजनेस टेक ओवर किया तो बिजनेस मतलब क्या? बिजनेस मीन्स असेट्स एंड लायबिलिटीज. बिजनेस मीन्स असेट्स एंड लायबिलिटीज. तो अब यहां पर बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट आपने जो किया, ये तो एक टेम्पररी अकाउंट था. अल्टीमेटली बिजनेस मतलब असेट्स खरीदा, लायबिलिटी खरीदा. सो नाउ वी विल रिकॉर्ड असेट्स एंड लायबिलिटीज which has been taken over by new company at an agreed value. We have to record assets at an agreed value because we are new company. Say for example land and building old company में था 10 लाख का, बट उसको मैंने टेक ओवर किया 12 लाख में, तो मैं मेरी बुक में 10 लाख पर रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं मेरी बुक में उसे 12 लाख पे ही रिकॉर्ड करूंगा. सो फॉर दैट जर्नल एंट्री विल बी इंडिविजुअल असेट्स अकाउंट डेबिट. इंडिविजुअल असेट्स अकाउंट डेबिट मतलब एक एक असेट्स अलग अलग रिकॉर्ड करो विथ एग्रीड वैल्यू. इंडिविजुअल असेट्स अकाउंट डेबिट एग्रीड वैल्यू टू इंडिविजुअल लायबिलिटी. टू इंडिविजुअल लायबिलिटी अकाउंट एग्रीड वैल्यू. When I say individual assets मतलब लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट अलग करो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट अलग करो, डेटर स्टॉक ये सब इंडिविजुअली अलग अलग रिकॉर्ड करो और ये सबको रिकॉर्डिंग एग्रीड वैल्यू पर करो.
सिमिलर टू दैट लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करो एग्रीड वैल्यू पर। 2 बिजनेस परचेज अकाउंट, बिजनेस परचेज आपने पहले डेबिट किया था, अब बिजनेस परचेज अकाउंट आप क्रेडिट कर देंगे विथ परचेज कंसीडरेशन अमाउंट। ठीक है, अब समझो अपना बच्चा लोग असेट्स है, असेट्स है 10 लाख का, लाइबिलिटी है 4 लाख की, तो परचेज कंसीडरेशन कहना इसे 6 लाख होना चाहिए। असेट्स 10 लाख, लाइबिलिटी 4 लाख, पीसी 6 लाख, तो जर्नल एंट्री क्या आ जाएगा, असेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख टू लाइबिलिटी अकाउंट 4 लाख टू बिजनेस परचेज अकाउंट 6 लाख। बट समझो क्वेश्चन में पीसी अमाउंट 6 लाख नहीं दिया है, क्वेश्चन में पीसी अमाउंट 7 लाख दिया है, मतलब हमें देना चाहिए था 6 लाख, बट हम पे कितना कर रहे हैं 7 लाख, एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा जो हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं फॉर न्यू कंपनी इट इज अ लॉस। हम किसी को एक्स्ट्रा क्यों पेमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली उसका मार्केट में रेपुटेशन होगा, एंड दैट डिफरेंस ऑफ 1 लाख will be considered as amount of goodwill paid by new company to the old company. Then in that case entry will be assets 10 लाख से डेबिट होगा, लाइबिलिटी 4 लाख से होगा, बिजनेस परचेज 7 लाख से होगा, तो अपनी बुक में 1 लाख डेबिट में बैलेंस आएगा और उस डेबिट बैलेंस को हम गुडविल का नाम दे देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। It will come as a balancing figure. It will come as a balancing figure. Similar to that बच्चा लोग समझो purchase consideration amount is decided 5 lakh. Purchase consideration amount decided 5 lakh. हमें पे करना था 6 लाख, बट हम पे कितना करने वाले हैं 5 लाख। अज्यूम करो पुरानी कंपनी का बिजनेस हमने 5 लाख में खरीद लिया, वाओ, खरीदना चाहिए था 6 लाख में, खरीदा 5 लाख में। फॉर अस इट इज अ प्रॉफिट, and this profit will be considered as profit of capital in nature. हर साल ये प्रॉफिट नहीं होगा, hence this profit to be transferred to capital reserve account. अब आपका बिजनेस खरीदोगे तो या तो गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा, एक ही सम में दोनों कभी नहीं आ सकता, आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। After recording assets and liability, third step is discharge of purchase consideration. Discharge of purchase consideration means payment of purchase consideration. We are in the books of new company. Now new company is going to make payment to the old company. कंपनी पेमेंट या तो कैश में करेगी, या तो शेयर्स के थ्रू, या तो डिबेंचर्स के थ्रू, और पेमेंट कंपनी किसको करने वाली है, लिक्विडेटर को। सो एंट्री विल बी लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट, लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, to equity share capital account, to preference share capital account, to debentures account. Share capital and debentures always credited with face value. And if the shares or debentures issued at a premium, then security premium will be credited. And if the debentures are issued at discount, discount on debenture will be debited. जब हमने डिस्चार्ज ऑफ पीसी किया था इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, तो वहां पर मैंने कुछ ऐसा एंट्री कराया था, हमें सब कुछ मिल रहा था। इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी हमने एंट्री किया था कैश बैंक डेबिट, शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट,
Debentures in new company account debit. टू न्यू कंपनी अकाउंट, ऐसा एंट्री पास किया था। वहां पर बच्चा लोग मैंने शेयर इन न्यू कंपनी डेबिट को फेस वैल्यू ऑलरेडी लिखा था। तो अगर 100 रुपए का शेयर कंपनी ने 120 पे दिया तो यहाँ पर डेबिट 120 पर ही होगा, लेकिन जो कंपनी इशू कर रही है वो क्रेडिट करते वक्त शेयर कैपिटल 100 से क्रेडिट करेगी और प्रीमियम 20 से क्रेडिट करेगी। जो कंपनी शेयर डिबेंचर इशू करती है वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते वक्त शेयर कैपिटल डिबेंचर्स को फेस वैल्यू पर रिकॉर्ड करती है और एक्स्ट्रा अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता है। बट जो कंपनी रिसीव कर रही है, इट इज एज गुड एज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को जिस प्राइस में शेयर मिलता है, जिस प्राइस में डिबेंचर मिलता है, वो उसी प्राइस में रिकॉर्ड करते हैं। तो आप क्या करो, इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी जहां पर आपने शेयर इन न्यू कंपनी डेबिट लिखा है वहां पर जाकर ब्रैकेट में लिख लो इश्यू प्राइस। डिबेंचर्स इन न्यू कंपनी ब्रैकेट में लिख लो जाकर इश्यू प्राइस। बट इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी इश्यू प्राइस से रिकॉर्ड नहीं होगा, फेस वैल्यू से रिकॉर्ड होगा। आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, फोर्थ स्टेप, कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व। Carry forward of statutory reserve. Before this journal entry, first we should know the meaning of statutory reserve. बच्चा लोग, statutory reserve मतलब कुछ ऐसे रिजर्व जो कंपनी को क्रिएट करना पड़ रहा है, कंपल्सरी क्रिएट करना पड़ रहा है टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कुछ बिजनेस करने से पहले हमें कंपल्सरी कुछ रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। विदाउट क्रिएटिंग सच रिजर्व वी आर नॉट एलिजिबल टू डू सच काइंड ऑफ बिजनेस। सच रिजर्व इज नोन एज स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यू मीन्स एज पर लॉ। और एक बार ये रिजर्व क्रिएट कर लिया तो हमें ये स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है फॉर मिनिमम 5 years और 7 year और 10 year और 15 और 20 years, डिपेंड इनकम टैक्स एक्ट में उस बिजनेस से जुड़ा हुआ क्या रूल्स रेगुलेशन। तो समझो हमने कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट किया है फॉर 5 years, हमने कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट किया फॉर 5 years, बट बिफोर कंप्लीटिंग द स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ 5 years हमारे बिजनेस को किसी ने टेक ओवर कर लिया। समझो 3 साल ही कंप्लीट हुआ था स्टैट्यूटरी रिजर्व को और हमारा बिजनेस किसी ने टेक ओवर कर लिया। तो जिस कंपनी ने हमारे बिजनेस को टेक ओवर किया है उस कंपनी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि ये रिजर्व जो हमने क्रिएट किया था फॉर हाउ मेनी इयर्स, 5 years, उसमें से अब तक सिर्फ 3 साल कंप्लीट हुआ है। तो फॉर रिमेनिंग 2 year सच न्यू कंपनी has to carry forward such statutory reserve. 2 साल तक उसे ये मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर समझो स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट करके 5 साल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा सर? तो बच्चा लोग क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये स्टैट्यूटरी पीरियड अब तक एक्सपायर नहीं हुआ है, आप इसे कैरी फॉरवर्ड करो। अब अगर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? तो सिंपल, कोई भी रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व तो क्रेडिट होगा, और ये क्रेडिट स्टैट्यूटरी रिजर्व आपको कैरी फॉरवर्ड क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप अमालगमेशन कर रहे हो। तो इसके लिए ना यहाँ पर एक टेम्परेरी अकाउंट डेबिट होता है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ये अमालगमेशन का एडजस्टमेंट है। स्टैट्यूटरी रिजर्व अमालगमेशन की वजह से कैरी करना पड़ रहा है टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। amalgamation adjustment account debit to statutory reserve. Question arise, लिस्ट ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या है? हमको कैसे पता चलेगा स्टैट्यूटरी रिजर्व है या नहीं? लिस्ट ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व,
First, development rebate reserve. Investment allowance reserve. Investment allowance reserve. Foreign project reserve. And export profit reserve. ये कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व के नाम आप याद रखोगे. Next step, after carry forward of statutory reserve, next step, payment to debenture holder. अब ये क्या है? तो say for example बच्चा लोग, X Limited is a old company, Y Limited is a new company. X Limited के जो डिबेंचर होल्डर होंगे उनके पास X Limited का डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा. अब समझो X Limited के डिबेंचर होल्डर को Y Limited ने टेक ओवर कर लिया. X Limited के डिबेंचर होल्डर को Y Limited ने टेक ओवर कर लिया. सेकेंड स्टेप में ये देखो, रिकॉर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू. तो टू इंडिविजुअल लायबिलिटी में टू डिबेंचर्स आ जाएगा. तो हमने X Limited के डिबेंचर्स को टेक ओवर कर लिया. X Limited के डिबेंचर होल्डर को टेक ओवर कर लिया. फील करो तुम लोग X Limited के डिबेंचर होल्डर हो, तो तुम्हारे पास डिबेंचर सर्टिफिकेट किस कंपनी का है? X Limited का. बट अब तुम डिबेंचर होल्डर किस कंपनी के हो? Y Limited के. बट तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है दैट सर्टिफिकेट इज ऑफ X Limited. तो Y Limited क्या करेगा मालूम है? तुमसे पुराना सर्टिफिकेट लेगा, तुम्हें नया सर्टिफिकेट अलॉट करेगा. X Limited वाला सर्टिफिकेट लेकर Y Limited वाला सर्टिफिकेट अलॉट करेगा. देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ डिबेंचर. पुराना डिबेंचर सर्टिफिकेट लेकर नया डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया जाएगा. एंड दैट इज नथिंग बट पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर. तो -% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, -% डिबेंचर अकाउंट डेबिट ऑफ ओल्ड कंपनी वाला डिबेंचर डेबिट टू -% डिबेंचर ऑफ न्यू कंपनी. लेकिन यहां पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि न्यू कंपनी ने जो डिबेंचर अलॉट किया वो डिस्काउंट पर अलॉट किया, या न्यू कंपनी ने डिबेंचर अलॉट किया वो प्रीमियम पर अलॉट किया. देन इन दैट केस discount on debenture account will be debited if the debentures are issued at discount to -% debenture account of new company with the face value and 2 securities premium if the debentures are issued at a premium. या तो डिस्काउंट आएगा या तो प्रीमियम आएगा. ना बच्चा लोग यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट, कभी कभी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया होगा कि Y लिमिटेड ने X लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर्स दिया, बट कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होगा. सो वेदर इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट इज गिवन और नॉट गिवन, ऑलवेज इंश्योर दैट तुम ये एंट्री पास करके आओ, पुराना डिबेंचर डेबिट टू नया डिबेंचर. ऑलवेज ये एंट्री आएगी. कोई भी सम हो, अगर मैंने ओल्ड कंपनी के डिबेंचर होल्डर को टेक ओवर किया है तो बाय डिफॉल्ट मैं उनको नया कंपनी का डिबेंचर सर्टिफिकेट अलॉट करूंगा ही करूंगा. ऑलवेज पास दिस एंट्री. So write down, note, always pass the above entry. If debenture is taken over by new company.
Next step, after payment to debenture holder, payment of realization expense. In case of payment of realization expense, there are three possibilities. First possibility, paid and borne by old company. Second possibility, paid and borne by new company. Third possibility, paid by old company and reimbursed by न्यू कंपनी. हम तीनों पॉसिबिलिटीज में जर्नल एंट्री देखते हैं. पहली पॉसिबिलिटी, पेड एंड बॉर्न बाय ओल्ड कंपनी. पेड एंड बॉर्न बाय ओल्ड कंपनी. So there will be no entry if it is paid and borne by old company because we are in the books of new company. No entry. Second possibility, if it is paid and borne by new company, तो समझो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस बच्चा लोग ओल्ड कंपनी का होता है. This realization expense is expense of old company. So this should be paid by old company. This should be paid by old company. लेकिन अगर न्यू कंपनी इसका पेमेंट कर रही है तो फॉर न्यू कंपनी इट इज वन टाइप ऑफ लॉस विच इज इनकर्ड ड्यू टू अमालगमेशन. अमालगमेशन करते वक्त ये टर्म्स कंडीशन था कि हमें ओल्ड कंपनी का रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे करना पड़ेगा. तो न्यू कंपनी इस लॉस के लिए गुडविल अकाउंट डेबिट करेगा. सर गुडविल अकाउंट क्यों डेबिट करेगा? तो बच्चा लोग जब हमने बिजनेस खरीदा था, असेट्स लायबिलिटी को टेक ओवर करते वक्त हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया था. एक्स्ट्रा पेमेंट, सच एक्स्ट्रा पेमेंट हैज बीन डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. इट वाज लॉस. तो पहले से लॉस हो रहा था, अब लॉस और हो गया. हेंस एनी रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय न्यू कंपनी, फॉर दैट गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड. So entry for this will be goodwill account debit to cash bank account. Goodwill account debit to cash bank account. But say for example, जब हमने सेकेंड एंट्री पास की थी फॉर रिकॉर्डिंग असेट्स एंड लायबिलिटी, फॉर रिकॉर्डिंग असेट्स एंड लायबिलिटी, उस एंट्री को रिकॉर्ड करते वक्त हमें प्रॉफिट हुआ था और वो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में गया. समझो बिजनेस खरीदा और प्रॉफिट हुआ 10 लाख का. ठीक है, कैपिटल रिजर्व 10 लाख हमने रिकॉर्ड कर दिया. अब हम रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर रहे हैं 10,000 का. तो कहना इसे ये रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 का हमारा लॉस है. ठीक है, अब एक ही बिजनेस खरीद कर मैं बोलूं कि गुडविल है 10,000 का, कैपिटल रिजर्व है 10 लाख का, कितना ऑड लगेगा? या तो बिजनेस खरीद कर प्रॉफिट होगा या तो बिजनेस खरीदकर लॉस होगा. दोनों कैसे हो सकता है? तो यहां पर जो मेरा प्रॉफिट 10 लाख का था उसमें से ये 10,000 माइनस हो जाएगा. मतलब उतने से मेरा प्रॉफिट कम कर दूंगा. और अकाउंटिंग में कैपिटल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए उसे डेबिट कर दिया जाएगा. मतलब यहां पर एंट्री में करूंगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. सर अभी तो आपने बोला था गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. बराबर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक ही होता है. लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन जिसमें रिकॉर्ड असेट्स एंड लायबिलिटीज करते वक्त सेकेंड एंट्री में प्रॉफिट आया कैपिटल रिजर्व, तो तुम यहां पर गुडविल अकाउंट डेबिट मत करो. क्यों नहीं करो? अरे एक ही बिजनेस खरीद कर मैं दोनों नहीं बोल सकता कि प्रॉफिट भी हुआ लॉस भी हुआ. या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा. तो मेरा प्रॉफिट कितना था? 10 लाख. रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना बेयर कर रहा हूं? 10,000.
तो मैं बोलूंगा फाइनल प्रॉफिट इज 9,90,000। तो पास एंट्री कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। और ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी कर सकते हो, तुम ये एंट्री करो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। फिर एक और एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। एडजस्टिंग एंट्री विल बी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फिर ऐसा 2 एंट्री एग्जाम में पास करके आना होगा। पहले गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक रिलेशन एक्सपेंस पे किया, और फिर गुडविल को कैपिटल रिजर्व के साथ एडजस्ट किया, ऐसा एंट्री दिखाओ। मैं 2 एंट्री करके टाइम वेस्ट क्यों करूं, जब मुझे मालूम है सेकेंड एंट्री में ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व आ चुका है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर एंट्री करूंगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश। सो एंट्री विल बी गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, टू कैश बैंक अकाउंट। Now, third possibility, paid by old company, reimbursed by new company. So when it is paid by old company, there will be no entry. No entry. But when it is reimbursed by new company, for new company it is a loss. न्यू कंपनी एंट्री करेगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। Next step, in the books of new company, payment of preliminary expenses. Payment of preliminary expenses. Now preliminary expenses क्या होता है? Preliminary expenses means expenses incurred to incorporate a company. To form, कोई भी कंपनी फॉर्म करनी है, फॉर्मेशन करना है, तो उस फॉर्मेशन करते हुए जितना खर्चा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, रजिस्ट्रेशन फीस भरना होता है, दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। और न्यू कंपनी अभी जस्ट रजिस्टर हो रही है, तो ये सारा खर्चा कंपनी को बेयर करना पड़ता है। फॉर न्यू कंपनी इट इज एक्सपेंस, फॉर न्यू कंपनी इट इज एक्सपेंस। फॉर दिस कंपनी एंट्री पास करेगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, preliminary expenses account debit to cash bank. And as per new companies act, now entire preliminary expenses should be written off against profit and loss account. तो immediately दूसरा एंट्री पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। ऐसा 2 एंट्री पास करो, या डायरेक्टली प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बदले पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। देखो जो नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, वो नई कंपनी शायद मार्केट में नए शेयर इशू करे, और नए शेयर इशू करते वक्त इट माइट पॉसिबल कि कंपनी ने अंडरराइटर अपॉइंट किया है। अंडरराइटर कौन होता है? अंडरराइटर इज अ पर्सन who gives guarantee to a company for minimum subscription. अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ तो अंडरराइटर वो शेयर सब्सक्राइब कर लेता है। बीइंग अ कंपनी मुझे डर लग रहा है कि मैंने शेयर मार्केट में बेचा और पब्लिक ने नहीं खरीदा तो पूरा इशू कैंसिल हो जाएगा। तो बैंक्स वगैरह ना अंडरराइटिंग का काम करती है। बैंक मुझे गारंटी दे रही है कि मैं तेरे शेयर मार्केट में बेचूंगा, और अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा तो मैं खुद खरीद लूंगा। ऐसी सर्विस मुझे बैंक वाले दे रहे हैं, एंड फॉर दैट सर्विस अंडरराइटर बैंक हमसे कमीशन लेता है। फॉर अस दैट कमीशन इज एन एक्सपेंस। नाउ वी हैव टू पे दैट कमीशन। वी विल पास एंट्री अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, टू कैश बैंक अकाउंट। और फिर ये अंडरराइटिंग कमीशन हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा immediately. For that, profit and loss account debit to underwriting commission, या डायरेक्टली एक ही एंट्री पास कर दो, P&L अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। इट इज एडवाइजेबल कि 2 एंट्री पास करो। नेक्स्ट, फ्रेश इशू, न्यू इशू, नए शेयर इशू हुए। तो अब नया शेयर इशू हुआ तो कंपनी को पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। Bank account debit to share capital, and if the shares are issued at premium to securities premium account, share capital account will be credited with face value. Share capital account will be credited with face value, and bank account will be debited with issue price. Question number 5. The following is the balance sheet of W Limited as on 30th June 2016. हमें W Limited का बैलेंस शीट दिया है। देखो पूछा क्या है, you are required to show first realization account, bank account, sundry, shareholder account and share in S Limited in and journal entry in the books of S Limited। मतलब हमें यहाँ पर ओल्ड कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना है और न्यू कंपनी में जर्नल एंट्री करना है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड परचेज कंसिडरेशन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। गुडविल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, ये सब whether taken over or not taken over, transfer to realization account debit side। कैश बैंक चेक करेंगे, अगर टेक ओवर हुआ तो रियलाइजेशन, टेक ओवर नहीं हुआ तो कैश बैंक अकाउंट में जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, दिस इज माय deferred revenue expenditure, miscellaneous expenditure, transfer to equity shareholder account debit side। शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा, जनरल रिजर्व इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा, लोन 10% डिबेंचर एंड क्रेडिटर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। The business of W Limited is taken over by S Limited. The business of W Limited is taken over by S Limited. So W Limited is an old company, S Limited is a new company. On the above date, on following terms, terms condition दिया पहला, all assets except cash at bank are taken over. All assets except cash bank. It means कैश बैंक के लिए कैश बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा एट बुक वैल्यू। सारा असेट्स टेक ओवर हुआ एक्सेप्ट कैश बैंक एट बुक वैल्यू, लेस 10% सब्जेक्ट टू बिलो। मतलब कैश बैंक को छोड़कर बाकी सारे असेट्स टेक ओवर हुए, बट दे आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू लेस 10%। So book value less 10% is a agreed value, is a agreed value। सब्जेक्ट टू टू बिलो मतलब सब्जेक्ट टू मतलब कंडीशन है, सेकेंड पॉइंट को छोड़कर बाकी सब टेक ओवर हुआ 10% लेस देन बुक वैल्यू। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4-year परचेज ऑफ excess of average 5-year profit over 8% of combined amount of share capital and general reserve। अब ये पॉइंट आराम से पढ़ेंगे, देखेंगे, डोंट वरी, गुडविल से जुड़ा हुआ कुछ इंफॉर्मेशन दिया। पॉइंट नंबर 3, ट्रेड क्रेडिटर आर टेकन ओवर सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 5%। ट्रेड क्रेडिटर भी टेक ओवर किया है बट डिस्काउंट ऑफ 5%, एंड डिबेंचर्स आर टेकन ओवर, और डिबेंचर्स भी टेक ओवर किया।
लोन फ्रॉम बैंक इज टू बी रीपेड बाय डब्ल्यू लिमिटेड. लोन फ्रॉम बैंक इसकी बात कर रहे हैं. रीपेड बाय डब्ल्यू लिमिटेड, इट मीन्स इट इज नॉट टेकन ओवर. It is not taken over. Next, the purchase consideration is to be discharged. Purchase consideration to be discharged मतलब paid in cash to the extent of 1,50,000. मेरा टोटल जितना भी पीसी है, टोटल जितना भी पीसी है, उसमें से 1,50,000 पीसी का पेमेंट किस में हो रहा है? कैश में. And the balance in fully paid equity share of 10 each, valued at 20.5 per share. मेरा पीसी जितना भी होगा उसमें से 1,50,000 कैश में दूंगा, बचा हुआ इक्विटी शेयर्स दूंगा. और ये इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 होगा, बट इशू होगा 12.5 पर. ठीक है, कर लेंगे. द एवरेज ऑफ 5 ईयर प्रॉफिट इज 30,100. पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट 30,100 है. एंड द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू 2,000. एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन 2,000 रुपए है. प्रायर टू 30 जून 2016. 30 जून 2016 क्या है? 30 जून 2016 हमारा बैलेंस शीट डेट है. इससे पहले क्या हुआ है? W Limited sold goods costing 30,000 to S Limited for 40,000. And debtor include 20,000 still due from S Limited on the day of absorption. 25,000 worth of goods are still in stock of S Limited. ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ, इसका इम्पैक्ट न्यू कंपनी में आएगा. इसका इम्पैक्ट न्यू कंपनी में आएगा. और ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा. फिलहाल हम इस पैराग्राफ को इग्नोर करते हैं. हमारा फोकस सिर्फ हम ये करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है ओल्ड कंपनी का. और अगर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है ओल्ड कंपनी का, तो हमें पहले पीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब यहां पर हमें सोचना पड़ेगा पीसी कौन सा मेथड है. देयर आर 3 मेथड: लमसम मेथड, पेमेंट मेथड, नेट असेट्स मेथड. सिंस lump sum amount is not given, it is not PC by lump sum method. Since all the modes of payment are not given, it is not PC by payment method. Hence, it is PC by net assets method. And in case of net assets method, formula is assets taken over at agreed value minus liabilities taken over at agreed value. At present, हमें बाकी सारे assets का value मालूम है, but goodwill का value नहीं मालूम. तो हमें पहले गुडविल वैल्यू करना पड़ेगा. फॉर दैट पर्पस हम पॉइंट नंबर 2 अब ध्यान से पढ़ते हैं. हमें गुडविल वैल्यू करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया है. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 year. ऑफ द एक्सेस ऑफ एवरेज 5 years प्रॉफिट. हमें 5 years का प्रॉफिट दिया है 30,100. सो गुडविल को वैल्यू करना है इन एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर 8% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व. इसका फॉर्मूला बताता हूं तो आपको समझेगा. क्वेश्चन के हिसाब से हमें गुडविल वैल्यू करना है. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसके हिसाब से गुडविल इज इक्वल टू number of year purchase into excess profit. बोला excess. excess किससे? average profit over 8% of combined capital. 8% of combined capital. Combined capital, that is share capital plus reserves and surplus minus average profit of 5 years. Number of year purchase is 4 years.
अब निकालते 8% ऑफ कंबाइंड कैपिटल। तो कंबाइंड कैपिटल में बच्चा लोग, मेरा शेयर कैपिटल है 2 लाख, जनरल रिजर्व 20,000, 8% ऑफ 2 लाख प्लस 20,000, और मेरा एवरेज प्रॉफिट है 30,100। मैंने फॉर्मूला थोड़ा उल्टा लिख दिया, एवरेज प्रॉफिट माइनस so 30,100 minus 8% of 2 lakh plus 20,000, 2,20,000 का 8%, so 8% of 2,20,000 17,600, 30,100 से माइनस करेंगे into 4 years, so 4 years into कितना 12,500, goodwill is 50,000. Calculation of PC. Calculation of PC. Assets taken over at agreed value. Assets taken over at agreed value में सबसे पहले गुडविल का अमाउंट लिख लेते 50,000। इसके अलावा बाकी सारे असेट्स टेकन ओवर सब्जेक्ट टू 10% रिडक्शन, तो लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख माइनस 10%, 90,000। आफ्टर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी 1,45,000 minus 10%, 1,45,000 minus 10% comes to 1,30,500. Next, stock 55,000 minus 10%, 49,500. Next, data 65,000 minus 10%, 58,500. Cash is not taken over, तो इसका टोटल करेंगे 3,78,500 less liabilities taken over at agreed value. Liabilities taken over at agreed value. In this, loan from bank 40,000, it is not taken over, I think so. Loan from bank is not taken over. Wait, yes, it is repaid by W Limited. It is not taken over. But debentures and creditors are taken over. And for creditor, there was a discount of 5%, I think so. 1 second. Yes, trade creditor were taken over subject to a discount of 5%. So trade creditor का अमाउंट था 65,000 माइनस नहीं 65,
80,000 minus 5%. So it is 79,600. And debentures. Value is not given, to taken over at book value, 1 lakh. PC amount. Trade creditor amount is not 79,600, it is 76,000. So my PC amount is 2,02,500. Purchase consideration amount 2,02,500. परचेस कंसीडरेशन का पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं और कैश दे रहे हैं. टू whom, amount, mode of payment. So इक्विटी शेयर होल्डर को हम कैश दे रहे हैं और इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं इन एस लिमिटेड. कैश का अमाउंट क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, 1,50,000 कैश दे रहे हैं. टोटल पीसी अमाउंट इज 2,02,500. आउट ऑफ 2,02,500 1,50,000 का कैश दे रहे हैं, तो 52,500 का हम इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं. सो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 52,500 अपॉन इशू प्राइस. एक शेयर कितने पे अलॉट कर रहे हैं हम? 12.5. सो कितना शेयर्स आ जा रहा है? 4,200. 4,200 shares allotted. This is my detail of purchase consideration.